दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप सब भाइयों का साथ है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रिंसिपल्स जो 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी मदद से आज मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ और एक अच्छी आ, खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ एक दिन के हिसाब से। दोस्तों, जैसे अभी संदीप भाई ने कहा कि मेरा होम ग्रुप फ्रीडम ग्रुप पंचकुला है और मैं मार्च 15 1997 से शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मुझे याद आ रहा है यार कि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, बेसिकली मैं खुद नहीं आया था। मेरे परिवार वाले मेरी शराब से इतने तंग थे कि वो एक डॉक्टर के पास ले गए और उस डॉक्टर ने मैसेज दिया कि मैं एक क्रॉनिक अल्कोहलिक हूँ, एक बढ़ने वाली बीमारी का शिकार हूँ और मेरे लिए कोई और इलाज नहीं है। एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक संस्था है, वहां जाके मेरे को मदद मिल सकती है। और ये पहली बार मेरे को ये मैसेज 1994 में मिला था। उस समय मैंने कोई बात नहीं सुनी इनकी। मैं 1-1.5 महीना डॉक्टर की दवाई खा के शराब से दूर रहा और उसके बाद दोबारा मेरा 2 साल और चला ड्रिंकिंग और बढ़ने ही लगी, बढ़ती ही गई मेरी शराबीपन। और 1996 में दोबारा जब उस डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरे को ये मैसेज दिया और मैं फिर आप भाइयों के साथ 96 में जुड़ा और करीब साल सवा साल लग गया मेरे को शराब से दूर होते हुए। और जैसे हम सब भाइयों के साथ होता है, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ शराब छोड़ने आया था। मुझे ये लगता था यार शराब छूट गई, दारू बंद होगी, बोतल को ढक्कन लग गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी यार, सारी समस्याएं लाइफ की। मैं यही सोचता था। और मेरे को क्या, मेरे माँ बाप को भी यही भ्रम था। उनको लगता था लड़का अच्छा है, दारू ज्यादा पीता है। अगर दारू ना पिए, मेरी माँ कहती थी ये लड़का सोना है। और मुझे ये भ्रम था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। शराब ही पीता हूँ और शराब के कारण मेरा बिहेवियर वैसा बन जाता है। 2 पैक पी लेता हूँ, कोई बोल देता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं लड़ पड़ता हूँ। तो इतना ही मेरे को ये लगा था। और मार्च 15 को जब मेरे से शराब दूर हुई तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ, काफी चीजें सुधरने लगी घर में। धीरे धीरे खुशहाली आने में लगी, अ, समस्याएं कम होने लगी। जो मेरे शराब के साथ एसोसिएटेड लड़ाइयाँ थी वो खत्म होने लगी और धीरे धीरे लाइफ बेटर होती गई। और यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में टॉपिक के आने से पहले मैं ये शेयर करूंगा कि यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर एक वन लाइनर था जो कहता है फेक इट टिल यू मेक इट। बिल्कुल शुरू में मेरे को बहुत चीजों पे लगता था यार, मेरे को विश्वास नहीं है, जैसे एक ऊंची शक्ति पे विश्वास नहीं है, तो मैंने फेक करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा विश्वास बनता शुरू हुआ। कभी कभी मेरा मूड बहुत खराब होता तो कोई दोस्त कहता है यार फेक कर लो, ऐसा करो कि तुम ग्रेटफुल हो और अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना शुरू कर दो। हालांकि मेरे को लगता था यार शराब छूट गई है, लाइफ ठीक नहीं है, बाकी काम धंधा तो ऐसा ही है, घर में भी बीच बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पर फिर भी मैं जब ये लिखने लगा कि क्या क्या चीजों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का, तो मैं ठीक अच्छा फील करने लगा। कई बारी मीटिंग आने का मूड नहीं करता तो लोग कहते हैं यार फेक कर लो कि सब ठीक है। अगर मीटिंग आने का दिल नहीं कर रहा, अपने बैक साइड को एक लिफाफे में डालो और मीटिंग में ले आओ, तुमको अच्छा लगेगा। और नॉर्मली अच्छा ही लगता था। तो फेक इट टू मेक इट भी काम कर रहा था मेरी लाइफ में। बट मेरा यही था। ये में जब शराब से दूर हुआ तो मैंने 2-3 चीजें की। स्टेप 1 में माना कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, जिंदगी अस्त व्यस्त है। ये फेक किया कि एक ऊंची शक्ति मेरे को ठीक कर सकती है, और उस ऊंची शक्ति जिसकी मेरे को कोई समझ नहीं थी, जैसे यहाँ कहते हैं ना गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द गॉड। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो ईश्वर क्या है। पर फिर भी मैं कहा यार आप लोगों के साथ ये चमत्कार हो रहे हैं, तो ये एक डिसीजन लेके मैं अपने आप को इस ऊंची शक्ति के हवाले कर दिया मैंने अपने आप को। और बस
फिर तो शराब का ऑब्सेशन जाता रहा और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कूद गया और शराब दूर हो गई। और कहा भी जाता है यार, हमारे प्रोग्राम में इतनी ताकत है कि पहले स्टेप का पहला हाफ भी कर लेना, शराब तो दूर हो जाती है, पर बाकी जिंदगी की अस्त व्यस्तता के बारे में क्या। और मुझे शुरू में जैसे अभी बता रहा था, मेरे को लगता ही नहीं था कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। शराब दूर हुई, थोड़ा धुंध हटने लगी दिमाग से, देखा कि करियर में जो मैं काम करता था, मेरे से जो जूनियर लोग थे, मेरे को छोड़कर उन लोगों को ज्यादा प्रमोशन मिल गई। मुझे यही लगता था ये लोग मेरे से गलत करते हैं, मेरे को गलत कर समझते हैं, मेरे साथ मैनिपुलेशंस करते हैं। ये सब कुछ मेरे दिमाग में चलता बोलता था। पर कहीं ना कहीं मैं रेस्टलेस था, जैसे कहा जाता है। मैं बेचैन रहता था, लाइफ में कोई ठहराव सा नहीं आता था। हमेशा मेरा दिमाग उछलता कूदता रहता था। हाँ, मैं शराब नहीं पी रहा था, बाकी मीटिंग्स करता था, मैसेज पास करने की कोशिश करता था। मैसेज क्या है वो नहीं पता था, क्योंकि उस समय चंडीगढ़ में प्रोग्राम हमारे कुछ दो चार लोगों ने ही स्टेप वर्क को अपनी जिंदगी में अपनाया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उन लोगों को देखकर कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती थी कि भाई अगर स्टेप्स कर लूंगा तो मैं इन जैसा बन जाऊंगा और मेरे को वो चाहिए। मेरे को ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं थी। हाँ, मैं उन लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट होता था जो कि ए में सेवा भी करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, मैसेज को पास करते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में अपना योगदान देते हैं। और लकी उस समय में ऐसा था क्योंकि 1997 में पहली बार चंडीगढ़ में ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई। उस जमाने में अलग अलग शहरों में हर 6 महीने में कॉन्फ्रेंस होती थी और सारी जितने भी डेलीगेट्स और ट्रस्टीज थे उस पर्टिकुलर शहर में जाके मीटिंग्स करते होते थे। और चंडीगढ़ में भी हुई तो मेरे को भी सेवा करने का मौका मिला। और सारे इंडिया से जितने भी लोग ये की सेवाओं में थे उन लोगों से मिलने का मौका मिला और बड़ा अच्छा ही फीलिंग आती थी। और मैं एक पिंक क्लाउड पे था। और मुझे लगता था यार, लोग बीच बीच में कहते थे स्टेप्स कर लो यार। मैंने कहा यार स्टेप्स की करने की जरूरत क्या है। मैं जिंदगी में कोई ज्यादा कुकर्म तो किए नहीं है, कोई गलत काम तो किए नहीं। बेसिकली मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं लोगों के पैसे नहीं मारे ज्यादा। अपने आप को कहता था, अंदर की बात जब मैं खोल के निकलता था तो बहुत कुछ निकल के आया, क्योंकि कभी अंदर मैं अपने झांकना ही नहीं चाहता था कि मेरे में कमियां क्या है। मुझे लगता था मैं बस शराब ही पीता था, बाकी मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, मैं बेसिकली बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। ये भ्रम पालते के चक्कर में मैंने स्टेप्स को की तरह देखा ही नहीं। और मैंने सोचा यार ये स्टेप्स करने तो उन लोगों को करने चाहिए जिन्होंने बहुत जिंदगी में पाप किए हैं या बहुत गलत काम किए हैं, उनके मॉरल वैल्यूज नहीं है, और मतलब धोखेबाजी ज्यादा की है, या पराई स्त्री के साथ कोई ज्यादा संबंध है, या इस टाइप के मेरे विचार होते थे। मैंने कहा इन सब के लिए तो मैं दूर ही हूँ यार, मैं बेसिकली ऑनेस्ट आदमी हूँ। और मैं अपने आप को जस्टिफाई करता था यार, दारू पीने के टाइम पे मैं अपनी बीवी या माता के पर्स में से पैसे निकालता था, इंटेंशन मेरी बड़ी अच्छी थी कि मैं वापस रखने की भी कोशिश करता था। ये मैं अपने आप को जस्टिफाई करता था कि चोरी भी करता था वो भी बड़ा कोई नहीं, क्योंकि वापस रखना था, मेरे में इतनी कोई कमी नहीं। मेरी जिंदगी चलती रही, शराब से दूर रहा, सेवा में इन्वॉल्व होने के कारण काफी साल मेरे को शराब की तरफ कोई ख्याल भी नहीं आया। हाँ, शुरू शुरू के दिनों में जो थोड़ी सी तकलीफ होती तो किसी न किसी भाई के पास चला जाता और कोई ना कोई प्रॉब्लम का हल मेरे को बता देते। पर स्पॉन्सर भी लिया था, शुरू में एक स्पॉन्सर था पर उसने कोई कदम नहीं किए थे, तो मैंने उसको बड़ी जल्दी सैक कर लिया और फिर दूसरा ढूंढने लगा। और भी एक दूसरा स्पॉन्सर लिया और वो स्पॉन्सर मेरे को कहता था यार बिग बुक बैठ के पढ़ते हैं, कदम करते हैं, और मैं किसी न किसी बहाना करके उसको टाल देता था। कुछ साल गुजरने के बाद, रिकवरी में आने के बाद, मेरे को पता चला यार शराब तो मेरी प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो कहीं और है। प्रॉब्लम तो मेरी थिंकिंग है, मेरी विचारधारा में प्रॉब्लम है। मुझे यही लगता था नहीं,
यहाँ यही कहते हैं ना, अल्कोहल इज जस्ट ए सिम्टम। असली प्रॉब्लम मेरी विचारधारा में थी, असली प्रॉब्लम मेरी सोच में थी, असली प्रॉब्लम मैं जो जिंदगी को जिस नजरिए से देखता था उसमें थी। क्योंकि मैं ये देखता था यार, मेरी खुंदकें पूरी हैं लोगों के साथ, ऑफिस में भी होती थी, ए में भी होती थी, घर में भी रहती थी, रिश्तेदारी में भी कहीं ना कहीं कोई किसी ने मेरे को बुरा कह दिया, मेरे को बुरा लगता था। मेरे को ये सारी चीजें होती थी, तो मेरे को यही लगता था यार ये क्यों होती है। मेरे को बेसिकली, मैं अच्छा इंसान हूँ, सब लोगों का भला चाहता हूँ, मैं किसी से बुरा नहीं करना चाहता, तो मुझे ये क्यों होता है ऐसे। तो धीरे धीरे मुझे स्पॉन्सर ने फिर कहा कि बेटा स्टेप्स टूप्स कर लो। शराबीपन, जो मैं शराब पीता था, या मैं जब देखता हूँ ना आज, जब मैंने स्टेप वर्क करना शुरू किया, तो मैं अपनी बचपन की तरफ चला गया यार। ये समस्या कहाँ थी मेरी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था। मैं ये शराब पीने से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक जो मेरी पर्सनालिटी थी, पढ़ाई में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। और मेरी मदर मेरे को डांटते भी रहते थे, मेरे को मारते भी रहते थे। मेरे को याद है कि जब मैं 7-8 साल का था, कहीं ट्यूशन के लिए भेजते थे पढ़ने के लिए कि बेटा कहीं ना कहीं पढ़ ले, क्योंकि उनको यही भ्रम था कि ये नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा जिंदगी में। तो मैं तो ये ट्यूशन के लिए भेजते थे, मैं वहाँ कई भी ट्यूशन अटेंड करता था, कभी नहीं करता था। कभी बैग को मेरा रास्ते में मैं इधर उधर फेंक के आता था। मतलब इतना केयरलेस मेरा एटीट्यूड था। और घर में आके माता जी पिटाई करते थे, थोड़ी बातचीत भी करते थे, पर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता था। और उसके फलस्वरूप ये होता था कि पढ़ाई के चक्कर में मेरे को सबसे डांट पड़ती थी। बचपन में मदर तो लगा भी देते थे, फादर भी डांट पड़ते थे। घर में कोई आता था तो उसके सामने भी मदर यही कहता है, लड़का पढ़ता नहीं है जी, बाकी तो सब ठीक है, आप इसको कहोगे पढ़ने के लिए। और मेरे को बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी। मेरे को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, और ये काफी साल मेरे साथ रहा। एक लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि बाकी चीजों में अच्छा था, मैं खेलने में बड़ा अच्छा था, मतलब मेरा ज्यादा इंटरेस्ट बाहर खेल कूद में ज्यादा होता था, पढ़ाई में कम था। और किसी न किसी तरीके से मैं ये सोसाइटी को भी ब्लेम करता हूँ यार। वो सारा मापदंड वो लोग पढ़ाई के ऊपर से एक एक बच्चे की मतलब जो भी वो उसको एक पढ़ाई के लिए ही समझा जाता है कि अगर पढ़ ले इंटेलिजेंट है। वो सोचते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करता तो ये बंदा इंटेलिजेंट नहीं है। पर फिर भी मैंने बचपन से लेके ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की मैंने, बट ना चाहते हुए, मतलब खींच खींच के मैंने ग्रेजुएशन भी की। मेरा इंटरेस्ट हमेशा नॉन एकेडमिक चीजों में बहुत ज्यादा था, और उसी में ज्यादा रहता था। और उस चक्कर में जब डांट पड़ती थी लोगों के सामने, मैं आना नहीं चाहता था। मुझे याद है घर में कोई आता था तो मैं कमरा बंद कर लेता था या बेड के नीचे घुस जाता था, क्योंकि मैं सामने नहीं आना चाहता था। कहीं ना कहीं मेरे को एक हीन भावना थी, कहीं ना कहीं मेरी बड़ी लो सेल्फ एस्टीम थी। अपने आप को मैं वैसे ही नकारा समझता था, क्योंकि जो समाज ने मेरे को समझा ना कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है तो निकम्मा ही होगा, तो वो मैं अपने आप को भी देखने लगा। और मेरे को, मैं इसी तरह लोगों को फेस करने से दूर होता रहा, ग्रेजुअली बढ़ने लगा। मुझे याद है कि जब मैं 15-16 साल का था, जब शराब पहली बार मेरी जिंदगी में आई भी थी, तो उससे पहले जनरली मैं किसी से बात करने में भी डरता था। किसी लड़की को प्रपोज करना था या किसी लड़की से बात करते हुए भी मेरे को डर लगता था। मैं कहाँ पे जाता था, मेरे को लगता था पता नहीं यार क्या वो रिजेक्ट कर दे तो क्या है। मतलब ये सारे डर मेरे अंदर थे, फियर ऑफ रिजेक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, अपने आप को कुछ नहीं समझना, नकारा समझना, कॉम्प्लेक्सेस मेरे में कूट कूट के भरे हुए थे। और मैं हमेशा अपने आप को दूसरों की नजरों में ही नापता था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को अप्रूव करता था, वो कहता था कि ये ठीक है, तब तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, और मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में ही रहता था। और फिर जिंदगी में जब शराब आई, शराब एक बहुत अच्छी साथी बन गई मेरी, क्योंकि मेरी जो इनहिबिशंस थे या जो मेरे अंदर के डर थे वो जाते रहे। वो मेरी एक पर्सनालिटी में एक बदलाव आ गया, जो कहते हैं ना,
शराब पीने के बाद जो मैं पहले था, जो मैं शर्मीला या घबराया हुआ या लो सेल्फ एस्टीम वाला था, अब मैं आगे बढ़कर मेरे में कॉन्फिडेंस भी आने लगा, मैं 4 लोगों के साथ बात भी करने लगा। हाँ, मेरे तो कुछ खास दोस्त थे जिनके साथ मैं बड़ा फ्री था, बट बाकी बाहर किसी और लोगों के सामने मैं बात करने से कतराता था। बस यही लगता था कि यार शायद वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लोग क्या कहेंगे, और उस चक्कर में मैं अपने आप को तो लो समझता ही था, और जैसा मैं अपने आप को समझता था वैसे लोग समझना शुरू कर दिया। तो शराब आई, शराब एक बहुत अच्छी साथी रही। शुरू में दोस्तों के साथ पीनी शुरू की, फिर ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगी। तो उस समय घर वालों ने कहा यार इसकी शराब, इसकी कंपनी ठीक नहीं है, तो शादी करा लो तो बेटर रहेगा। और मुझे याद है यार, जब मेरे को अपनी वाइफ को देखने जाना भी था, पहली बार देखने जाना था और बातचीत करने जाना था, तो मेरी फटी हुई थी, मेरा बैंड बजा हुआ था। तो मैं यही सोच रहा था क्या होगा, और मेरा बॉस जो एक मेरा अच्छा दोस्त भी था, मैं मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, और वो मेरा बॉस के साथ बैठ के हम लोग दारू पीते थे। और मैंने उसे कहा यार मेरी तो घबराहट सी हो रही है। कहता कोई नहीं, 2 पैग वोडका लगा और जाके मिला अपनी वाइफ को। और मैं फिर जब गया उधर, कॉन्फिडेंस थोड़ा आया और बातचीत की। और मैंने वहां शादी से पहले मैं अपनी तरफ से जस्टिफाई कर रहा था। मैंने उसकी अपने होने वाली दीदी से ये कहा कि मैं आई ड्रिंक ऑल्सो एंड आई स्मोक ऑल्सो, बट साथ में एक वर्ड लगा दिया कि ओकेजनली, कि मैं ओकेजनली पीता हूँ। और उनको मैं ये थोड़ी बताया कि मेरा रोज ही ओकेजन होता था, कोई ना कोई मेरे को ओकेजन मिल जाता था। बट वहां भी झूठ बोला, और फाइनली जब शादी हुई, उसी लड़की से हुई मेरी शादी। और मैं अपने हनीमून पे जब मैं मनाली जा रहा था, बीवी के साथ मैं अपनी 4 बॉटल्स भी रख ली थी कि चलो जो भी होगा, एक कंपेनियनशिप है। वहां भी आई थिंक साथ में शराब हो तो बहुत मजा आएगा, वेदर इट इज कंपेनियनशिप, वेदर इट इज सेक्स और एनीथिंग। पर हुआ ये यार, शादी के कुछ ही दिन बाद शराब भी मेरी बढ़ने लगी, प्रोग्रेशन भी होने लगा। और एक टाइम आया कि गड़बड़ होने लगी। 93 में शादी हुई, और मतलब ये प्रोग्रेस ऐसे हुई कि शराब के कारण मेरे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स में और मेरे में। और मैं एस्केप करने के लिए शराब पीने लगा कि यार ये लोग तो लड़ते हैं, शराब से दूर रहो। सिर्फ इसी लड़ाई, घर की लड़ाई के एस्केप के कारण नहीं, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती मैं उसको बचने के लिए, लास्ट स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, उन सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता था, और उसको बचने के लिए शराब मेरे लिए एक बहुत अच्छा अ, एक सहारा था। अच्छा तो नहीं कह सकता हूँ, मैं जिंदगी को एस्केप कर रहा था, जिंदगी को फेस नहीं कर सकता था। कहा जाता है यार शराबीपन जो भी है वो एक बीमारी है, जो मैं जिंदगी को एस्केप करने के लिए, और रिकवरी का जो प्रोसेस है वो जिंदगी को, जिंदगी की शर्तों पे फेस करने वाली बात है। फिर मैंने कुछ साल बाद रिकवरी में, जब मेरी अस्त व्यस्तता बढ़ती गई, मेरे को पेन होने लगा, क्योंकि शराब तो नहीं पी रहा था, बट लाइफ को नहीं मैनेज कर पा रहा था, रिलेशनशिप्स नहीं मैनेज कर रहा था। 7-8 साल हो गए थे, फिर भी ए में आते हुए मीटिंग्स कर रहा था। यहाँ एक तरीके से मैं मिस्टर ए भी बन गया था, यहाँ काफी मेहनत भी करता था, मैसेज भी कन्वे करता था, पीआई का काम भी करता था, नई नई चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस की अपने अपने शहर में, हमने हेल्पलाइन वगैरह की। पर अंदर से कहीं ना कहीं एक खालीपन सा था। अंदर से मेरे को लग रहा था यार कहीं गड़बड़ है। मैं अभी भी कई सिचुएशंस लाइफ की हैं जिसे फेस नहीं कर पाता। मुझे याद है घर में लड़ाइयाँ तो वाइफ और मदर की तो चलती थी, मैं उनको भी, शराब तो नहीं पी रहा था, पर मैं उधर से उठ जाता था, और मेरे को ये हैंडल करना नहीं आ रहा था यार, वाइफ को कैसे हैंडल करना है और मदर को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि मदर के पास बैठता था तो मेरे को ही गालियां पड़ती थी कि तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल में नहीं रखो, और वाइफ कहते तुमने अपना एक बैलेंस नहीं बनाया हुआ मदर और वाइफ के बीच में। और भी कई लाइफ की सिचुएशन होती थी, हमेशा मैं कोई ना कोई सहारा ढूंढता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसमें थी, या तो किसी स्पॉन्सर से बात करता था, या अपने कोई सीनियर मेंबर जो मेरे अच्छे दोस्त थे उन लोगों की मैं मदद लेता था कि यार ये सिचुएशन मेरे से नहीं हैंडल कर रही, आप लोग मेरी मदद करो।
और मुझे लगता था यार मैं बाकी चीजों में तो ठीक हूँ, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ, पर ऐसा क्यों है मेरे साथ। तो मैं स्पॉन्सर से बात की, वो कहता बेटा तेरे को कई साल पहले मैंने कहा था स्टेप्स कर ले, अभी भी कर ले तो बेटर। वो उसको भी टाल दिया और कुछ साल ऐसे ही चलते रहे लाइफ के। और फाइनली मैंने जब 15 साल की रिकवरी में था, तब मैंने फाइनली बिग बुक के हिसाब से कदमों को करना शुरू किया। पहले किए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किए थे। 3-4 साल की रिकवरी में आकर कुछ एक क्वेश्चनर सा था, उसके कुछ क्वेश्चंस को आंसर किया था। बट वो उससे मेरे को मदद नहीं मिली थी। वो भी एक किसी दूसरी फेलोशिप का एक क्वेश्चनर था जिसको मैंने फॉलो किया। बट समाउ वो क्वेश्चन को आंसर करते करते मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं मिली, ना मेरे में कोई बदलाव आया। तो 15 साल की रिकवरी में जाकर जब मैंने स्पॉन्सर के साथ दोबारा बातचीत की, मेरा स्पॉन्सर दूसरे शहर में रहता था, और तो उसने मेरे को कुछ गाइड किया कि इस हिसाब से आप स्टेप्स करना शुरू करो। और उन्होंने गाइड किया कि कुछ जो एंड चार्ली के कुछ टेप्स हैं, और उसको पढ़ो, बिग बुक को पकड़ो, और मेरे साथ भी फोन पे संपर्क पे बात करके करके ये कदम को। तो दोस्तों जब मैंने अपने आप को फेस करना शुरू किया, सबसे पहले मतलब ये माना कि मैं शराबी हूँ, जिंदगी अस्त व्यस्त है, जिंदगी की अस्त व्यस्त का तो वो मैं फेस नहीं कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि शराब चली गई, प्रॉब्लम खत्म। बट जब मैंने अपनी अस्त व्यस्तता को फेस किया, मैंने ऑनेस्टली माना कि एक ऊंची शक्ति मेरे को ठीक कर सकती है। और तीसरे कदम में मेरे को, जब हम किताब में पढ़ते हैं ना कि एक्चुअली भगवान का मैं रोल मेरी जिंदगी में क्या है और भगवान की जरूरत क्यों है मेरे को। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मेरी सेल्फिशनेस थी, मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस थी, आत्म केंद्रितता, स्वार्थीपन। ये मेरी सबसे बड़ी समस्याएं थी। और जो मेरे को ये स्टेप वर्क करना था, उसके लिए इन सब चीजों को दूर करना था, तभी मेरा रिलेशनशिप उस ऊंची शक्ति से बन सकता है। तीसरे कदम में जब हम पढ़ते हैं बिग बुक में कि भगवान से मैं किस किस टाइप से रिलेशनशिप बना सकता हूँ, कि वो डायरेक्टर है, मैं एक्टर हूँ, वो प्रिंसिपल है, मैं एजेंट हूँ, वो फादर है, मैं बेटा हूँ, और वो एम्प्लॉयर है। मैं जब ये चीज करता हूँ तो वो एम्प्लॉयर है, वो मेरी सारी जरूरतों को मैं फुलफिल करता है, प्रोवाइडेड मैं उसका काम करूँ। मेरा एक नजरिया एक ऊंची शक्ति से देखने का बदल गया, और उससे रेगुलर अगर मेरे को एक संपर्क बनाना है तो मेरे को अपने आप को फेस करना बहुत जरूरी था। अपनी जो अंदर कमियां थी, जो कि मेरे सेल्फ के अलग अलग प्रारूप थे। कौन से प्रारूप थे? मेरी खुंदकें थी, मेरी रिजेंटमेंट थी, मेरे डर थे, जो मैं अ, किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहा था यार। मैंने जो हार्म लगा लो, सेक्सुअल इन्वेंट्री, सेक्स इन्वेंट्री मेरे, ऑनेस्टली मेरा किसी दूसरे फिजिकली तो शायद संबंध ना रहा हो, पर दिमाग में मेरे बहुत ज्यादा मैं बहुत ही ज्यादा मेरा लस्ट उभर के बाहर आता था। और हार्म डन टू अदर्स, या दूसरों को जो नुकसान पहुंचाया है। जब मैंने इसको कागज पे उतारना शुरू किया, जब मैंने अपने आप को फेस करना शुरू किया है, तब जाके मेरी अंदर थोड़े से बदलाव आने शुरू किए। और जब स्टेप 5 में, मेरा स्पॉन्सर किसी दूसरे शहर में रहता था, तो उसने कहा किसी लोकल व्यक्ति के साथ बैठ के स्टेप 5 करो, फेस टू फेस, आई आई और भगवान के साथ। और जब मैंने कि यहाँ अपने किसी एक और मित्र, जो मेरे को लगता था कि वो इधर उधर बात नहीं करेगा, और वो he'll कीप कॉन्फिडेंस है जो मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब मैंने उसके साथ बैठ के अपनी सारी जो कमियां, अपनी कुंदकें, अपने डर, जो मैंने लोगों को हार्म पहुंचाया है, वो जब शेयर किया, मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा है। बहुत ही मैं ये कह सकते हैं कि अपने अंदर मैं हल्कापन तो महसूस किया, साथ के साथ मेरे को लगा यार मेरे अंदर बदलाव है। शराब तो शायद कुछ साल पहले चलेगी थी, पर जो जिंदगी की अस्त व्यस्तता, तो जो खालीपन था यार,
मेरे को लगा मैंने इतने सालों से जो सीक्रेट मेरे अपने अंदर जो बाहर रखे हैं, वो जब बाहर निकले तो हल्कापन महसूस हुआ यार। किताब में यही कहता है यार, वी आर सिक एज आवर सीक्रेट्स। हम उतने ही बीमार है जितने हम अपने सीक्रेट रखते हैं। और ग्रेजुअली जैसे ही जैसे सीक्रेट चलते गए, और उसके बाद स्टेप 6 और 7 में मैंने फेस किसको किया यार, अपनी कमियों को, अपने चरित्र की कमियों में। कहाँ कहाँ मेरी सेल्फिशनेस उभर के बाहर आती है, कहाँ कहाँ मैं अपने स्वार्थीपन के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपनी ईगो को ऊपर रखने के लिए दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि कंट्रोलिंग की आदत मेरी थी ही थी। ये में भी मैं क्या करता था, मेरे हिसाब से काम करो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करो तो मतलब तो तुम मेरे दुश्मन हो। और यहाँ भी कोई मेरे को क्रिटिसाइज करता तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था यार। मैं यही सोचता था, देखो मैं इन लोगों का कितना भला सोच रहा हूँ, ये मैं इन लोगों को बेचारों को पता नहीं है, मैं देखो ये काम करके इतना कर रहा हूँ, ये इनको तो अप्रिशिएट करना पड़े चाहिए मेरे को। इनको तो आते जाते मेरे को सलाम मारना चाहिए, पर कोई सलाम नहीं मारता। पर कुछ लोग क्रिटिसाइज जब करते तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी, और मैं फिर जल बुन जाता था। तो ये सारी मेरी नेगेटिविटी, मेरे चरित्र की जो कमियां थी, स्टेप 6 में मैंने तैयार हुआ कि भगवान मेरी कमियों को ले ले। और स्टेप 7 में प्रार्थना की कि भगवान मैं तैयार हूं कि अब तो इन सारी कमियों को ले ले। और उसके बाद स्टेप 8 और 9 वो और मुश्किल काम था कि लोगों को, जिन जिन लोगों को चोट पहुंचाई थी, उन लोगों के साथ अमेंड्स करने के लिए। और मैं तो इससे बड़ी देर तक डरता ही रहा कि मैं उनके सामने जाके क्या कहूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये धोखा दिया। तो बड़ी तकलीफ सी हो रही थी। पर स्पॉन्सर ने गाइड किया कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुम अपनी तरफ से तुम ईमानदारी से बताओ कि क्या प्रॉब्लम थी, दूसरा आदमी समझ जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं समझता तो कोई बात नहीं, तुमने अपना काम कर दिया है। और ऑनेस्टली मैंने दिल से उनको फेस करना था यार, ये एक फेस करना, दूसरे का सामना करना, जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया, और उसके सामने जाके बोलना कि मैंने तेरे को ऐसा हर्ट किया है, तेरे ऐसे पैसे वापस मारे हैं मैंने, मैं वापस करने की पूरी इच्छा रखता हूँ। तो वो एक बहुत, मेरा मतलब इट वॉज नॉट वेरी इजी फॉर मी कि मैं बड़े आसानी से कर पाया हूँ, बट जब किया तो मेरे को बड़ा हल्कापन महसूस हुआ यार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम जो है ना, ये एक बदलाव का प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ ना कि मेरा वो एक ऊंची शक्ति के साथ एक रिश्ता बनाना है। और वो रिश्ता मैं कैसे बना सकता हूँ, स्टेप 10, 11 और 12 के माध्यम से। जब 10 में मैं रेगुलर बेसिस पे अपने आप को डेली बेसिस पे देखूं कि क्या समस्या है, स्टेप 11 में प्रार्थना करूं उस ऊंची शक्ति से, और स्टेप 12 में ये सारे प्रोग्राम को अपने जीवन में अपनाकर ये मैसेज को मैं आगे पास करता हूँ। अगर मैं यही प्रोग्राम में रहूं तो मेरी लाइफ बड़ी सही रहती है। और स्टेप 11 तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को अपने अंदर का कचरा साफ करना है। वो स्टेप 4 से लेकर स्टेप 9 है। वो मेरे को अपने आप को फेस करना सिखाता है यार। भगवान से रिश्ता बनाने के लिए बहुत से अलग अलग संस्थाएं हैं जो तरीका बताती हैं कि आपको प्रार्थना ऐसे करनी है, मेडिटेशन ऐसा करना है। पर उससे पहले अपने अंदर का कचरा कैसे साफ करना है, वो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये 12 कदम बताते हैं। असल में जब मैं रिश्ता किसके साथ बना रहा हूँ, भगवान के साथ बना रहा हूँ, उसको अपने अंदर बिठाना है। तो गंदी जगह पे मैंने भगवान को नहीं बिठाऊंगा ना, मैं उसको बिठाऊंगा जहाँ जगह साफ हो। और ये एक बहुत ही स्टेप्स जो हमारे हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आप का कचरा साफ करने का और भगवान की ग्रेस पाने के लिए। कहते हैं ना, बर्तन को साफ रखना चाहिए। ये कदम मेरे को, ये मेरे बर्तन को साफ रखता है और सीधा रखता है यार, सो दैट उस ऊंची शक्ति की ग्रेस मेरे जीवन में है। हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ ना, जब 15 साल के बाद जब मैंने स्टेप वर्क करना शुरू किया और जब मैंने स्टेप्स को अपनी जिंदगी में अपनाया, तब मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि ये एग्जैक्ट
ए का मैसेज क्या मेरे को आगे पास करना है। पहले तो मैं मीटिंग में जाता था, लोगों को कहता यार ये में आ जाओ, ये चमत्कार होते हैं, या मीटिंग में बैठे बैठे क्या हो जाएगा चमत्कार। पर क्या एग्जैक्टली चमत्कार था वो मेरे को समझ नहीं आती थी। पर यहाँ आ जाओ, बस मीटिंग में बैठो, यहाँ अब कंधे से कंधा लगाओगे चमत्कार हो जाएगा। पर अब मैं उसको बता सकता था, अब 15 साल की रिकवरी में आने के बाद, कि भाई ये प्रोग्राम है आपके अंदर एक संपूर्ण मानसिक बदलाव लाएगा। क्योंकि अगर बदलाव नहीं आएगा, मैं शराब की तरफ तो दोबारा जा सकता हूँ, पर लाइफ मेरी खराब रहेगी। मैं हमेशा वो, जिसे कहते हैं ना कि अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म, वो रहेगा मेरा। तो मेरे को ये संपूर्ण मानसिक बदलाव चाहिए। वो मैं अपने आप नहीं कर सकता, वो ईश्वर ही करेगा। पर अगर मैं ये कदमों को करता रहूंगा तो ईश्वर मेरे अंदर वो बदलाव लाएगा। और ग्रेजुअली मेरे को ये बदलाव मैं अपने आप शायद शुरू में ना देख सकूं, मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त या मेरे मित्र या मेरे जो साथी हैं वो देख सकते हैं कि मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है। ये में बहुत से दोस्त आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, शराब से दूर रह पाते हैं, बट संपूर्ण मानसिक बदलाव तभी आ पाता है जब मैं इस 12 कदमों में रहूं, स्टेप 10, 11, 12 में हमेशा रहता रहूं। अब हुआ ये कि काफी साल तो मैं ये करता रहा और अच्छा लगा, मेरे अंदर भी बदलाव आए। पर कुछ जो मेरी कमियां थी वो काफी देर तक चलती रही, क्योंकि मेरे अंदर जो शराब दूर होगी, प्रोग्राम को मैं फॉलो करता रहा, पर फिर भी कहीं कहीं सिचुएशंस आती लाइफ में, ऐसी आई जिसे मैं अगर कहूँ तो इमोशनल अर्थक्वेक कह सकता हूँ। मेरे बीच बीच में कभी कभी छोटे छोटे टेस्ट आने लगे। अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो मेरे को बुरा लगता था। किसी ने अगर थैंक यू नहीं किया, यार मैंने देखो इन लोगों का काम किया है, ये बात जमती नहीं है यार, इनको थैंक यू तो करना चाहिए था। किसी को कोई सलाह मेरे से मांगता है, कोई स्पॉन्सर ही करता है कि यार एडवाइस दे दो जी, आप इसमें क्या क्या करना चाहिए। जब मैं उसको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और एडवाइस देता हूँ, फिर वो नहीं मानता, तो मैं ये कहता हूँ मेरे से पूछता क्यों है। और किसी को मैंने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं करता, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अभी भी मैंने ये देखा कि शराब तो चलेगी, मेरी जिंदगी की अस्त व्यवस्था काफी हद तक ठीक हुई कदमों में रहकर, फिर भी अभी भी मेरे अंदर जो मेरे को जो इमोशनल सोब्रिटी है ना, वो अभी भी काफी देर तक मतलब कमी थी। कई बारी मायूसी सी हो जाती कि लगता है यार पर्पस ही नहीं रह गया लाइफ का कुछ। ये मैं कह रहा हूँ 15, 18, 19 साल की रिकवरी में आने के बाद मैंने क्या देखा यार, प्रॉब्लम कहाँ थी। और वो प्रॉब्लम मेरे को अपने आप नहीं दिखी। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था बिल डब्ल्यू का, अबाउट इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर। उसमें बिल डब्ल्यू कह रहे थे 22 साल की उनकी रिकवरी थी और उनको भी एक मायूसी बड़ी हो जाती थी। उनको लगता था यार ये मेरे 12 कदम मेरे को इन कामों पे क्यों नहीं काम कर रहे जो मेरे को बाकी चीजों पे करते हैं। कहते पर कदमों में जी भी रहा हूं। और उसमें यही लिखा था कि मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी सारी खुशियां, हैप्पीनेस मैंने दूसरों के ऊपर दी हुई थी। मैं उन लोगों पे ज्यादा डिपेंड करता था, चाहे वो ग्रुप्स थे चाहे दूसरे लोग थे, वो लोग। और मैं रिलेट कर पाया यार कि मेरे को भी यही लगता था यार, अगर दूसरे लोग मेरे को अप्रूव करते या वो मेरे को वो शाबाशी देते मेरे को अच्छा लगता, और जब नहीं देते मेरे को बुरा लगता। मेरे को मतलब ये है कि मैंने अपनी जिंदगी की खुशियों के बटन लोगों के हाथ में पकड़ाए हुए हैं। दूसरे लोग अगर वो अप्रूव करते तब ठीक रहता, नहीं करते तब मैं उदास रहता, या तब मेरे को खुंदक चढ़ती मतलब। और देखा ये गया है कि मेरे इस बिहेवियर को मैं खुद नहीं देख पाया, पर जो मेरे आसपास के कुछ लोग थे जिनको मैंने अपनी ये लाइफ की चाबियां दी हुई थी, जिनको मैंने अपनी जिंदगी की खुशियों की चाबी दी थी, उनको पता था इसकी चाबी को कैसे घुमाना है कैसे नहीं, और कैसे मैनिपुलेट करना है सो दैट इसका क्या रिएक्शन चाहिए। उनको पता था अगर वो एक ऐसी बात करेंगे तो मेरे सी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा।
तो ये बड़ी समस्या हुई यार, बार बार सरेंडर करना पड़ा। और मैंने भगवान को फिर प्रार्थना की, भगवान मेरी ये कमियों को ले ले, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, ये मैं नहीं कर पाता। तो ग्रेजुअली प्रार्थना करने से, बार बार इन्वेंट्री लेने से और किसी और मेंबर से बात करने से मैंने ये जो फालतू की डिपेंडेंस जो लोगों की थी वो धीरे धीरे खत्म की। अब मुझे पता है यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे को सिखाता है कि डिपेंड मेरे को किस पे होना है। मेरे को उस ईश्वर पे डिपेंड होना है, दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं होना है। और ए का, मेरे स्पॉन्सर का भी काम यही था, ये 12 कदमों का करा के मेरा एक रिलेशनशिप ईश्वर से बनाना है, ना कि किसी और लोगों पे डिपेंड करना है। कई बार मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई मैं हर चीज के लिए लोगों से ही पूछने जाता हूँ, हर चीज करने के लिए मैं अपने ईश्वर से क्यों नहीं डायरेक्टली बात करता। और ग्रेजुअली फिर मैंने ईश्वर के साथ दोबारा बातचीत करनी शुरू की, जैसे मैं वन टू वन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हूँ। आज कोई डर आता है तो मैं फेस करता हूँ यार, भगवान की मदद से। अगर खुंदक आती है तो मैं देखता हूँ कि क्या कारण है खुंदक का, कहीं मेरा क्या रोल है उसमें, कहाँ मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हो रहा हूँ। कहीं मेरे को शर्म लगती है तो ठीक है यार, शर्म है तो कोई बात नहीं, फेस करना है मेरे को। रियलिटी शायद मेरे हिसाब से ना हो, जो जिंदगी की जो सच्चाइयां हैं शायद मेरे हिसाब से कई चीजें नहीं चलती हैं भाई, पर उसको भी मेरे को फेस करना है। क्योंकि भाई जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, और जो जैसा भी होता है इसी में मेरी भलाई है। शायद ईश्वर यही चाहता है कि इसी में मेरे लिए कोई अच्छी चीज है। और जिंदगी से भागना नहीं सीखना यार, पहले मैं एस्केप करता था लाइफ से, आज मैं उसको फेस करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरे को ये है कि अगर मैं फेस करूंगा लाइफ की, लाइफ ठीक रहेगी यार। कई चीजें मेरे साथ नहीं चलेंगी, लोग मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो धीरे धीरे मेरे को लोगों पे डिपेंडेंस मेरी कम हो गई है। अ, एक मेरा रीसेंट एग्जांपल ये था कि मैं कहीं, आप अभी 27 साल से मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाता रहा था, और मेरे को वहाँ शायद कुछ लोग मेरे को पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी मैं वहाँ जाता था कि भाई नहीं, ग्रुप की यूनिटी बरकरार रखे। और कुछ लोग हमेशा हर 2-3 महीने बाद मेरा कोई बटन प्रेस करते और मैं रिएक्ट करता और फिर लड़ाइयाँ होती है और ग्रुप का माहौल ठीक नहीं रहता था। तो मैंने प्रार्थना की ईश्वर से, और ईश्वर से मांगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और ग्रेजुअली ईश्वर ने कहा यार कि जरूरी नहीं कि तुमको ये सफर करना है जो पेन जो दूसरे दे रहे हैं, तुम अपनी बाउंड्री बना सकते हो, कोशिश करो कोई नया ग्रुप खोलने की। और भगवान की मदद से उसी समय मौका कुछ ऐसा था, कोई एक दो जगह बात की और एक नया ग्रुप खुला। और उसके बाद मेरी मेरी सेरेनिटी बरकरार हुई यार। मेरे को वो रोज वो सिचुएशन, वो लोग फेस करने की जरूरत नहीं है। ये पहले कहते थे यार 27 साल में तुम्हारी ग्रोथ हो रही है यार, तुम इस ग्रुप में टिके रहो, पर ग्रोथ नहीं। मैं मतलब नॉर्मली कोई व्यक्ति मीटिंग में जाता है और जब मीटिंग से बाहर निकलता है वो बेटर फील करता होता है, पर मेरा ऐसा था कि मैं उस मीटिंग में जाता था और मैं वापस आता था, मैं बेटर नहीं फील कर रहा था, मैं लो फील कर रहा था। और मैं ये सोचता था कि क्यों आया हूं मैं मीटिंग। पर जब से मैं हम लोगों ने एक नया ग्रुप शुरू किया और वो ग्रुप बड़ा अच्छा फल फूल रहा है, अच्छे मेंबर्स आते हैं, हम लोग अच्छे ढंग से कोशिश करते हैं एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो लाइफ बड़ी अच्छी हो गई और मेरे को वो सिचुएशन से बाहर हो गया। और उसके बाद मेरे को जो आत्मिक शांति मिली है कि चाबी अब मैंने किसी के हाथ में नहीं दी है अपनी खुशियों के लिए, कि कोई भी मेरा कोई बटन प्रेस करे, मैं खुंदक में आ जाऊं, कोई भी बटन प्रेस करे, मेरा एक पर्टिकुलर रिएक्शन आए, वो सब मैं नहीं करता हूँ। आज मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ सुबह उठ के कि भगवान मेरे को शक्ति दे, मेरे को एक रास्ता दिखा, सो दैट मैं जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीऊं यार, मैं उसको फेस करने की ताकत रखूं। और वो मैं नहीं कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, तो हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो अभी इतना ही शेयर करना चाहूंगा जी। जो भी ये जितने भी कदम है यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, ये मेरे को यही सिखाते हैं कि लाइफ को फेस करो यार, भागने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और आज मैं रियली वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज भी मैं बिना शराब के हूँ,
इसी खुशी से जी रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ अपना योगदान अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी दूं और समाज में भी दूं। सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। धन्यवाद जी।